Hello everyone, Namaste, hope all of you are well. Today we are going to discuss organic chemistry reaction mechanism. बच्चों ये जो कंसेप्ट है ये आप कह सकते हो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स का बेसिक कंसेप्ट है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो क्लास 11 में सिर्फ 2 चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लास 12 में जाओगे और सेकेंड पार्ट फुल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें जब तक ये रिएक्शन मैकेनिज्म का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। तो उसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स के जनरली 3 फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहला फंडामेंटल कंसेप्ट है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर में जो दूसरा कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल्स के वो जो अटैक करता है उसके सबस्ट्रेट के ऊपर में, तो वो किस तरह के रिएजेंट से होता है, किस तरह का रिएक्शंस होता है, कैसा मैकेनिज्म होता है, तो उस टाइप के अटैकिंग रिएजेंट कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म शो करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है हमारा फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक 2 कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होते हैं, किस तरह से फ्यूजन होते हैं, किस तरह से क्लीवेज होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, फ्यूजन ऑफ अ बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड गेट क्लीवेज बाय होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किसी भी रिएक्शंस में किन कारणों के वजह से होता है और उसका इफेक्ट कैसा होता है, तो उसके टोटल 4 टाइप्स हैं: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये 4 टॉपिक आज हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटैकिंग रिएजेंट, कि किसी भी न्यूक्लियस पर या फिर कोई भी कंपाउंड पर कोई भी रिएजेंट किस तरह से अटैक करता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ हम किसी दूसरे कंपाउंड को रिएक्ट करने वाले हैं, तो जिसके साथ रिएक्ट करेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट। जिसके साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं सबस्ट्रेट, क्योंकि इस सबस्ट्रेट के ऊपर में जिस चीज के साथ हम रिएक्शन करेंगे उसको हम कहेंगे, जो भी हमारा जो अदर कंपाउंड है उस अदर कंपाउंड जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा उस अदर कंपाउंड को हम लोग कहेंगे रीएजेंट। क्या कहेंगे? रीएजेंट। तो ये रीएजेंट क्या करता है? अटैक करता है सबस्ट्रेट पे। रीएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पे। इस बीच में आपको एक बीच में स्टेप बनता है, फेनोमेनन होता है, जिस स्टेप को हम लोग इंटरमीडिएट स्टेप कहते हैं। इंटरमीडिएट स्टेप। और इस इंटरमीडिएट स्टेप के बाद हम लोग को फाइनल मिलता है प्रोडक्ट। तो जनरली हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी 2 कंपाउंड को जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, तो पहले का कैटायन और दूसरे का एनायन मिल जाता है और दूसरे का कैटायन पहले का एनायन मिल करके हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन ये रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे है? तो दैट इज स्पेशली ड्यू टू द अटैकिंग ऑफ रिएजेंट। मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा कि किस तरह से यहाँ पर इस न्यूक्लियस पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो रिएजेंट है वो अटैक करेगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अदर कंपाउंड्स है, जो अदर कंपाउंड है, वो अदर कंपाउंड क्यों अटैक करेगा न्यूक्लियस पर, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा बॉन्ड फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ अ बॉन्ड। कोई भी रिएजेंट के पास जो बॉन्ड होते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 2 एटम हैं ए बी और एक्स और वाई। अगर ये हमारा 2 कंपाउंड है, एक कार्बनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है और ये दोनों रिएक्शन करेंगे, तो ये इनके साथ ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इनके साथ ऑलरेडी बॉन्ड बनाया हुआ है।
एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। याद होगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। यस, तो यहां पर अगर ये दो कंपाउंड को हम बॉन्ड डिसोशिएट कर रहे हैं, ए और बी को डिसोशिएट कर रहे हैं और एक्स और वाई को डिसोशिएट कर रहे हैं, समझ लेते हैं ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ एक नया कंपाउंड बनाएगा AY और XB। ये दो कंपाउंड हम लोगों को फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये बॉन्ड टूटा कैसे? इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने डाला है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी का ब्रेकिंग कैसे हुआ, उस कंसेप्ट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फिजन ऑफ बॉन्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज दिस फिजन ऑफ बॉन्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो बच्चों आप लोगों को घबराना नहीं है। फिजन ऑफ अ बॉन्ड ऑफ एनी होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हैपेंस ड्यू टू, सपोज कीजिए यहां पर A और B, तो जिसमें A और B में कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो हम सब जानते हैं अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं और दोनों अपने ऊपर में कुछ चार्ज ले सकते हैं, मतलब ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। याद रखना, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड में ये लेंगे तो इनके ऊपर में B निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि B ने इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर में ले लिया है, तो B का जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और A का जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था जो B के साथ कंपेयर्ड था, तो मतलब आप कह सकते हैं कि B इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। B का जो निगेटिविटी है वो A से ज्यादा है, जिस कारण से सॉरी इट्स अ पोलर, मतलब यहां पर अगर हम पोलर कंपाउंड की बात करें और नॉन पोलर, तो पोलर और नॉन पोलर में फर्क क्या होगा बच्चों, इसको समझ लेना। पोलर कंपाउंड में जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड तब जाके फॉर्म होता है जब किसी दो एलिमेंट्स में किसी एक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो डेफिनेटली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, डेंस ज्यादा होगा, झुकाव ज्यादा होगा। तो उसके वजह से अगर इस दोनों को बॉन्ड क्लीवेज किया जाए, बॉन्ड फिजन किया जाए, तो B के ऊपर में नेगेटिव चार्ज और A के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। तो समझ जाइए एक तरह से आयंस जिसके ऊपर में मिल गया, उस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को हम लोग क्या कहेंगे? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। रिमेंबर द वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, when any two elements bond cleavage is done and they get some charge on it, so that type of bond cleavage is called heterolytic bond cleavage. अगर उनके ऊपर में चार्ज मिल जाता है तो वो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहलाते हैं और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जनरली पोलर कंपाउंड्स में होता है। अब बोलोगे सर व्हाट इज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज? तो बच्चों होमोलाइटिक के ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम एटम्स के बीच में होगा, वो भी दो अलग अलग एटम्स के बीच में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड है हमारा एक कंपाउंड, मिथाइल ब्रोमाइड में अगर मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड ब्रेक होकर के CH3 ये डॉट और Br डॉट, इसका मतलब ये हुआ ये जो डॉट आप देख रहे हो ये दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल ने ले लिया। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इस टाइप के बॉन्ड फ्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं इस कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल्स। ये हमारा फ्री रेडिकल्स अल्काइल ग्रुप, फ्री रेडिकल्स हैलाइड ग्रुप। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन में आपको फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, चाहे क्लोरीन क्लोरीन का हो तो क्लोरीन क्लोरीन में अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन ये ले लेगा एक क्लोरीन ये, तो Cl के ऊपर में डॉट Cl के ऊपर
में डॉट। तो ये जो आप देख रहे हो डॉट, ये उसका अपना इलेक्ट्रॉन है और इस फिजन को हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, जनरली ये नॉन पोलर्स में भी होते हैं और पोलर्स में भी होते हैं। याद रखना, नॉन पोलर और पोलर दोनों में हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों को होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि न्यूक्लियस अटैकिंग रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अगर हम किसी भी सब्सटेंस को रिएक्ट करते हैं तो वो जो रिएजेंट रिएक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मीथेन है और मीथेन को हम लोगों ने क्लोरीन के साथ ऐड किया है, तो आप लोगों को पता है कि ये मिथाइल क्लोराइड और HCl बन जाता है, राइट। मिथाइल क्लोराइड और HCl बन जाता है। लेकिन एक्चुअली ये होता कैसा है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो न्यूक्लियस अटैकिंग रिएजेंट है कि किस तरह से न्यूक्लियस के ऊपर में जो रिएजेंट जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करते हैं और जिस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो किस तरह से फुलफिल करती है। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए CH4 है बच्चों, यहाँ पर ये सारे के सारे जो है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, सारे हाइड्रोजन एक जैसे। अब यहाँ पर CH4 के सामने ये Cl और Cl का बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये Cl इस कार्बन के न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, ये CH4 पर क्लोरीन का कार्बन अटैक करेगा और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, वो फ्री रेडिकल्स के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर भी क्लोरीन दोनों फ्री रेडिकल्स के रूप में बाहर निकल जाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बनाएगा और ये फॉर्मेशन होगा आपका मिथाइल क्लोराइड का। तो बच्चों यहाँ पे घबराना नहीं है आपको कि सर ने क्या बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये CH4 और ये ClCl, तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड लेके बाहर फ्री रेडिकल्स के रूप में, ये दोनों क्लोरीन जो है अपना फ्री रेडिकल्स के रूप में बाहर। जैसे ही ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल होगा तो ये मिथाइल ग्रुप जो है अपना CH3, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं इसके पास, न्यूक्लियस पर ये दूसरा क्लोरीन इसके न्यूक्लियस पर अटैक करेगा, ये CH3Cl बन जाएगा और ये दोनों फ्री रेडिकल्स मिलकर के HCl बनेंगे। तो जनरली होता क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट समझने से पहले फिजन ऑफ अ बॉन्ड इन अ कोवेलेंट कंपाउंड समझना बहुत जरूरी है। जब तक फिजन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं समझोगे तब तक ये अटैकिंग रिएजेंट नहीं होता। अब जिस पर ये अटैक कर रहा है, जिसके न्यूक्लियस पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से आप लोग सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहां पर ये दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे पता चलेगा आपको कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, तो मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब हो गया लविंग। फाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लविंग है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, या फिर सीधे समझ जाइए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंडिंग। लविंग मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो उसके लास्ट सेल में या उस कंपाउंड का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन जिसको सेक्सटेट कहते हैं, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन जिसको सेप्टेट कहते हैं। तो या तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 7 है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है बच्चों वो दो तरीके से होंगे, एक तुम्हारा चार्ज वाला और एक न्यूट्रल एटम होगा। तो जिसके ऊपर में चार्ज होगा उसको आप सीधा सीधी देखना, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगी, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स,
और दूसरा जो होगा वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, अब मैं आपको बताता हूं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स। जैसे BF3 का नाम आपने सुना होगा। तो BF3 में क्या होता है बच्चों? BF3 में बोरन के पास लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके साथ 3 फ्लोरीन मिलकर के एक एक बॉन्ड शेयर करता है। तो बोरन को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल पाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल पाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सिंस उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो तो सेक्सटेट हो गया और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जिनके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल को न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और खास करके जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता करना है कि ये वाला कंपाउंड किस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से हुआ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर हम मिथाइल क्लोराइड में से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन चला गया और मिथाइल ये फ्री रेडिकल्स के साथ यहां पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसका मतलब हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जिस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वैसे इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और उसके ऊपर में चार्ज होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। याद रखना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में कि सर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज दिस न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दूसरा है हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसका पहचानने का तरीका, उसके ऊपर में या तो कैटायन होगा या फिर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल कंपाउंड। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल कंपाउंड। न्यूट्रल कंपाउंड्स सेंट्रल एटम। न्यूट्रल कंपाउंड्स सेंट्रल एटम। बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा? तो देखो अभी जस्ट मैंने तुम लोगों को बताया था BF3, उसी तरह से AlCl3 अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होते हैं उस पर भी देख लीजिए, अल्युमिनियम के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह का जो भी BeCl2 जिसके लास्ट सेल में 6, 7, 2, 4 जो भी इलेक्ट्रॉन्स हो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड्स कहलाएंगे। और जिनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल या जनरली इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड्स कहते हैं। गॉट इट? नाउ सेकंड थिंग इज न्यूक्लियोफाइल। इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, याद रखना लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सीधा सीधी इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स की कमी, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इसको डाल दो, जो इलेक्ट्रॉन को फिल करता है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। गॉट इट? अब दूसरा है हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसका ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अब आ जाइए न्यूक्लियोफाइल। किसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया, न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और फाइल का मतलब हो गया लविंग। न्यूक्लियस लविंग। अब बोलोगे सर न्यूक्लियस लविंग मतलब ये जो NU लिखा रहता है उसका मतलब न्यूक्लियस ही होता है? यस माय डियर स्टूडेंट, जिसके पास या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा या फिर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब निगेटिव चार्ज है ना। जैसे मैंने आपको बताया था 2 तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल भी 2 तरह के। एक आपका एनायन चार्ज वाला और दूसरा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला। मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उनके ऊपर में कोई भी चार्ज है, जैसे CH3 और इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज, कार्बायनायन
तो इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है, एनायन है। इसका मतलब समझ जाना कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किसी को एक इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। NH3 नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूट्रल में भी आपको याद क्या रखना है बच्चों कि अगर उसके पास एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, अदरवाइज उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है, तो वो जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज हो गया, जिसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है या फिर जिसके ऊपर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो ये पहचानने का तरीका है। कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH3SCH3, ठीक है। तो यहां पर आपको पता, कोई पूछेगा इस दोनों में से जो बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो सल्फर की तरफ जो है निगेटिव चार्ज, ये CH3 प्लस हो गया और ये SCH3 माइनस हो गया। तो जिसके ऊपर में माइनस चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल, जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल। कंपाउंड पहचानने का सबसे इजी तरीका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल वैसे कंपाउंड्स को कहेंगे जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, अदरवाइज जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रोफाइल ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे जिसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिनके लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सेंट्रल एटम के, और जिनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, वैसे कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करते हैं, रिएजेंट का काम करते हैं, और उस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहेंगे। न्यूक्लियस को जो फिल कर दिया, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, जिसके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो वो हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन फिल करना था, जिसने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, वो हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये जब आप पढ़ोगे, जब रिएक्शन करोगे तो पता चलेगा। तो अटैकिंग रिएजेंट में 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को बस इतना सीखना है कि न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट क्या होता है। कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसके ऊपर में कुछ चार्ज डाल दिया और आपको पता लगाने के लिए कह दिया कि न्यूक्लियोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो दिमाग में बस एक ही वर्ड याद रखना, अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल कंपाउंड है लेकिन उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियोफाइल। उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल। उसके ऊपर में निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल। इतना दिमाग में कंसेप्ट आप लोगों को याद। गॉट इट? अब आ जाइए, जब आप लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब पढ़ लिया, इसके बाद आ जाइए कि जैसे ही आप लोगों ने बॉन्ड फ्यूजन देखा, तो बॉन्ड फ्यूजन में एक्चुअली हुआ क्या है बच्चों? बॉन्ड फ्यूजन में हुआ है मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है। ये तीनों चीज एक ही कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फ्यूजन ऑफ अ बॉन्ड एंड अटैकिंग रिएजेंट टू द न्यूक्लियस या न्यूक्लियोफाइल्स और सबस्ट्रेट। तो ये सारी चीजें एक मैकेनिज्म के तौर पर आता है जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी दो एलिमेंट है x और y, इसमें अगर x और y के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का जो ये दो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पाई बॉन्ड का ये दो इलेक्ट्रॉन x और y से हट करके ये इसके ऊपर, मतलब ये पाई बॉन्ड सीधे y को दे देगा, तो y के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर इस y के बगल में कोई एडजेसेंट एटम्स है, तो ये y इलेक्ट्रॉन जो जिसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो उसको दे देगा। मैं आपको ये इस तरह से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर ये y है, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे यहाँ पर y के ऊपर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे ही y के ऊपर में ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये एडजेसेंट एटम को देगा और ये पाई बॉन्ड जो है y के एडजेसेंट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अलग अलग इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे? आपको सबसे पहले बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट। बोलोगे सर ये इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली है क्या? जैसे बच्चों आप सपोज कीजिए CH3CH2CH2Cl, तो आपको पता है यहाँ पर CH2 वाला ये जो न्यूक्लियस का जो सबस्ट्रेट है और ये जो अटैकिंग रिएजेंट से Cl आया है, इस दोनों में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स किस टूवर्ड्स होगा? क्लोरीन के टूवर्ड्स होगा। तो क्लोरीन के टूवर्ड्स होने से ये CH3 CH2 CH2 के ऊपर में एक चार्ज डेवलप होगा जो Cl के ऊपर में इलेक्ट्रॉन का डेंस टूवर्ड्स क्लोरीन है। तो इसके ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव, क्लोरीन के ऊपर में डेल्टा निगेटिव और ये मिथाइल जो एक्टिव ग्रुप है इसके ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव। तो ये कैसे होगा आप पूछ सकते हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक में भी मैंने आपको बताया था पोलर एंड नॉन पोलर बोथ। तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो नॉन पोलर में खास करके जो आयनिक चार्ज जो होते हैं, आयनिक चार्ज जहां पर डेवलप हो जाता है तो वहां पर एक तरह का प्रभाव, उस इफेक्ट उस कार्बनिक कंपाउंड में इफेक्ट होने लगता है और वो इफेक्ट ही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स जैसे हम लोग डिसोशिएट करते थे होमोलाइटिक्स में, तो होमोलाइटिक्स में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लेता नहीं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण वहां पर एक चार्ज डेवलप होता है, जिस चार्ज में आप देखोगे यहाँ पर इस फिगर में मैंने दिखाया कि इसके ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव। तो ये निगेटिव ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिस कारण से Cl के ऊपर में डेल्टा निगेटिव है और ये कार्बन के ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव। सिंस इस कार्बन के ऊपर में डेल्टा पॉजिटिव है और उसके पीछे ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से अगर बीटा कार्बन अटैच है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना अल्फा कार्बन के ऊपर में पड़ेगा। बीटा कार्बन के ऊपर में इफेक्ट पड़ा, उसके साथ गामा कार्बन अटैच है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना बीटा कार्बन पे। तो ये इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें एक्टिव ग्रुप सबस्ट्रेट के ऊपर में जो चार्ज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट के ऊपर में हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जो अगर मान लीजिए इस क्लोरीन के बदले कोई दूसरा एटम रहता जो कार्बन से लोली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने तरफ ले लेता, तो उस समय में कार्बन के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ जाता। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव को शॉर्टकट में आई कहते हैं, आई। तो ये दो तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये दोनों तरह के इफेक्ट को आप लोगों को समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से कोई भी कंपाउंड पर प्रोड्यूस होते हैं और वो किस तरह के इफेक्ट करते हैं। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण पहला टाइप ऑफ इफेक्ट, जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दूसरा है हमारा रेजोनेंस इफेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब आ जाइए रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा दिया है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण दो तरह का यहां पर भी इफेक्ट होता है। तो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये भी प्लस रेजोनेंस इफेक्ट और निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर। तो आपको पता क्या लगाना है, जैसे जस्ट सपोज कीजिए एक कंपाउंड है, ये बेंजीन है और इसके ऊपर में दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है बहुत ही शरारती और एक जगह शांत रहने वाला है नहीं, ये तो रिपेलिंग का पावर है। जैसे ही ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ये इसको देगा, तो यहां पर इस कार्बन के पास ये जो कार्बन जिससे अमोनिया जो NH2 एनिलीन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो तुरंत ही यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, जैसे कि मैंने आपको Y में दिखाया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, ये जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन था, और इसका यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास जो टोटल ऑक्टेट होना चाहिए
चाहिए वो नहीं रहा और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो अगर आप इसके साथ जो रिएजेंट जुड़े हुए हैं बेंजीन के साथ या फिर कोई अलग भी है जिनके ऊपर में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए तो उसको प्लस आर इफेक्ट कहेंगे। अब ये कमी होगा कैसे? जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस पर आ गया, इस कार्बन के न्यूक्लियस पर, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो ऐसे और ऐसे। अब ये न्यूक्लियस पर जो आया है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर। जैसे ही ये यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको डायरेक्टली इस कार्बन को देंगे। मतलब सेकंड स्टेप में आप देख लीजिए, वापस से ये बेंजीन, ये बॉन्ड आ गया हमारा यहाँ पर और उस 2 इलेक्ट्रॉन के कारण जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया। इसके साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन और इसके ऊपर में पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको देगा और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज तो ये इस कार्बन को दे देगा। तो वापस से क्या होगा? यहां पर देख लीजिए आप, यहां पर ये बॉन्ड यहां पे आ गया, ये आपका यहां पे, और ये कार्बन न्यूक्लियस इसके पास चला गया। यहां पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 हाइड्रोजन के साथ। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये जो आपका लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था वो वापस से नाइट्रोजन को दे देगा और ये आपका वापस से एनिलीन बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। सो ये जो इफेक्ट है, इस टाइप के इफेक्ट को प्लस आर या प्लस रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जस्ट सपोज कीजिए यहां पर NO2 आ रहा है, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन कंपाउंड है। इस नाइट्रोबेंजीन में आप देख लीजिए, अब क्या होगा आपको पता है, प्लस आर में यहां पर न्यूक्लियस के पास से इलेक्ट्रॉन अंदर में बढ़ता है। यहां से ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे जाएगा तो नाइट्रोजन के पास 3 से 4 बॉन्ड हो जाएगा, 4 बॉन्ड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए, ये बेंजीन, ये वाला पाई बॉन्ड मिलकर के डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना लिया और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज आ गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहां से ये पाई बॉन्ड हट गया और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी जब बेंजीन में हो तो माइनस आर इफेक्ट, क्योंकि ऊपर में माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसीलिए माइनस। अब वापस से जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको देगा। तो नेगेटिव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जिस कार्बन के ऊपर में सिर्फ 3 बॉन्ड बच गए थे उसको बाजू वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे ही ये वाला बॉन्ड यहां पे आया तो इस कार्बन को क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो वापस से ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो आपको पता है यहाँ पर ये बॉन्ड एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के पास कोऑर्डिनेट या फिर इसको कोऑर्डिनेट मान लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा बॉन्ड मान। तो जैसे ही इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो नाइट्रोजन के साथ जो ये डबल बॉन्ड बनाया था वापस से इसको यहाँ पर और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, तो ये बॉन्ड वापस से आपका यहाँ पे आ गया। खाली हुआ क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। सो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आर एंड माइनस आर। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होता है कभी कभी नहीं समझ में आता है, पहले आप लोग इस 2 चीज को समझने की कोशिश कीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ही मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है और हाइपर कंजुगेशन। आशा करता हूं आपको ये पूरा का पूरा फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को मैं वहां पर रखूंगा।
आज के लिए बस इतना ही. That's all for today. Thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with your friends so they can be also benefited. Thank you very much. Don't forget to take a screenshot.